नमस्ते स्टूडेंट्स। इस स्पेशल रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर निर्धनता एक चुनौती यानी पॉवर्टी एज अ चैलेंज को फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। हम सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो ये रहा हमारा आज का रिवीजन प्लान। हमने इस चैप्टर को 6 ज़रूरी टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हम शुरू करेंगे कि गरीबी आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसे मापते कैसे हैं, भारत में इसके ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, इसके कारण क्या हैं, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और आखिर में आगे की चुनौतियां क्या हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1 गरीबी क्या है। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होता, इसके कई और भी गहरे पहलू हैं। आपको अपनी टेक्स्ट बुक के वो 2 एग्जाम्पल्स तो याद ही होंगे, है ना? शहर में काम करने वाले रामसरण और गांव के लखा सिंह। देखो, दोनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन वो हमें गरीबी का असली चेहरा दिखाती हैं। चाहे शहर हो या गांव, कहानी एक ही है। भुखमरी, लाचारी और साफ पानी या इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। तो जब भी आप एग्जाम में इसका जवाब लिखें, इन पॉइंट्स को जरूर मेंशन करना। गरीबी का मतलब सिर्फ भूख और बेघर होना नहीं है, बल्कि इलाज ना करा पाना, साफ पानी ना मिलना, कोई पक्की नौकरी ना होना और समाज में हर रोज एक बेबसी महसूस करना भी है। ये सब लिखने से आपका आंसर बहुत दमदार बनेगा। अब ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक अपवर्जन। इसका मतलब सिर्फ कम इनकम होना नहीं है, बल्कि समाज के उन मौकों से बाहर हो जाना है जो बाकियों को मिलते हैं। सोचो जरा, एक गरीब बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता, या किसी को उसके कपड़ों की वजह से नौकरी नहीं मिलती। यही तो है सोशल एक्सक्लूजन। और हां, यह बात जरूर याद रखना कि यह गरीबी का कारण भी है और नतीजा भी। और दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है वल्नरेबिलिटी यानी असुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ लोगों पर गरीब होने या बने रहने का खतरा दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। सोचो, अगर बाढ़ आ जाए या अचानक किसी की नौकरी चली जाए, तो एक दिहाड़ी मजदूर के परिवार पर इसका जो असर पड़ेगा वो एक सैलरी प्रोफेशनल के परिवार से बहुत ज्यादा होगा, है ना? बस यही जो खतरा है, इसी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। चलो, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी एग्जाम टॉपिक पर। सवाल यह है कि भारत में गरीबी को आखिर मापते कैसे हैं। इसके 2 मेन तरीके हैं और आपके लिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला और जो पुराना तरीका है वो है पॉवर्टी लाइन या निर्धनता रेखा। इसे ऐसे समझो कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कम से कम इनकम या खर्च पर बेस्ड होती है। पहले तो ये सिर्फ इस बात पर तय होती थी कि कोई इंसान पेट भरने के लिए जरूरी कैलोरी गांव में 2400, शहर में 2100 खरीद सकता है या नहीं। मतलब ये एक बहुत ही बेसिक तरीका था। लेकिन अब हमारे पास एक नया और कहीं बेहतर तरीका है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी NMPI। ये सिर्फ कैलोरी या कमाई को नहीं देखता, ये गरीबी को एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम की तरह देखता है, मतलब कई पहलुओं से। इसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड जैसी कई जरूरी चीजें शामिल हैं। इससे हमें गरीबी की कई ज्यादा असली तस्वीर मिलती है। ये कंपैरिजन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनना। सिंपल भाषा में फर्क ये है, पॉवर्टी लाइन सिर्फ एक चीज देखती है, पैसा या खर्च, इसीलिए इसे यूनिडायमेंशनल कहते हैं। वहीं NMPI कई चीजें एक साथ देखता है, हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी, इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। ये गरीबी को सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि जिंदगी की जरूरतों की कमी के तौर पर मापता है। तो ये NMPI कुल 12 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है, जो 3 मेन ग्रुप्स में बटे हैं। हेल्थ में हम न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी जैसी चीजें देखते हैं। एजुकेशन में देखते हैं कि बच्चे कितने साल स्कूल गए और स्कूल जा भी रहे हैं या नहीं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तो कुकिंग फ्यूल, साफ सफाई, पीने का पानी, बिजली और बैंक अकाउंट जैसी कई चीजें आ जाती हैं। देखो, आपको पूरे 12 याद नहीं करने, पर हर ग्रुप से 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर और जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने गरीबी कम करने के मामले में कैसा परफॉर्म किया है। ये नीति आयोग का सबसे लेटेस्ट और सबसे जरूरी नंबर है। इसके हिसाब से भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सिर्फ 5 साल में 25% से घटकर सिर्फ 15% पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये दिखाता है कि देश बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये टेबल तो भारत की गरीबी कम होने की कहानी को और भी साफ साफ दिखाती है। आप देख सकते हैं 1993-94 में जहां 45% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, वहीं 2019-21 तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सिर्फ 15% रह गई है।
ये जो लगातार गिरावट है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये तरक्की पूरे देश में एक जैसी नहीं हुई है। इस चार्ट को देखो, बिहार जैसे राज्य में गरीबी आज भी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि केरल जैसे राज्य ने इसे लगभग खत्म ही कर दिया है। इसी को हम कहते हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटी या राज्यों के बीच की असमानता। तो सवाल ये उठता है कि भारत में इतनी गरीबी के पीछे आखिर मेन कारण क्या हैं? चलिए सेक्शन 4 में इन्हीं ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों को समझते हैं। देखो, गरीबी के कारणों के लिए ये 5 मेन पॉइंट्स याद रखो। पहला, ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश राज जिसने हमारे संसाधनों को निचोड़ा। दूसरा, आर्थिक कारण, आज़ादी के बाद धीमी ग्रोथ और नौकरियों की कमी। तीसरा, जनसंख्या, तेजी से बढ़ती आबादी ने हर चीज पर दबाव डाला। चौथा, ढांचागत कारण, मतलब जमीन और दौलत का असमान बंटवारा। और पांचवा, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, जैसे शादियों में बेहिसाब खर्च करके कर्ज में डूब जाना। इन सब ने मिलकर गरीबी की जड़ें गहरी कर दी। ठीक है, तो हमने कारण तो समझ लिए, अब बात करते हैं समाधान की। सेक्शन 5 में हम फटाफट रिवाइज करेंगे कि गरीबी से लड़ने के लिए सरकार की क्या स्ट्रैटेजी रही है और कौन सी बड़ी योजनाएं चलाई गई हैं। सरकार की स्ट्रैटेजी के 2 मेन पिलर हैं। इसे एक 2 pronged अटैक की तरह समझो। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना ताकि सबके लिए मौके बने, और दूसरा, टारगेटेड प्रोग्राम्स चलाना, यानी ऐसी स्कीमें जो सीधे गरीबों तक मदद पहुंचाएं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। एग्जाम के लिए इन 3 बड़ी सरकारी स्कीमों को एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना। पहली, MGNREGA, जो गांव में 100 दिन के काम की गारंटी देती है। दूसरी, PM पोषण शक्ति अभियान, जो मिड डे मील के जरिए बच्चों का न्यूट्रिशन और पढ़ाई दोनों का ध्यान रखती है। और तीसरी, PM उज्ज्वला योजना, जो गरीब परिवारों को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी देकर साफ LPG कनेक्शन देती है। और अब आखिर में, इतनी तरक्की के बाद भी वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आज भी हमारे सामने हैं? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हमें गरीबी की परिभाषा को और बड़ा करके देखना होगा। अब बात सिर्फ मिनिमम यानी किसी तरह गुजारा करने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि बात एक रीजनेबल यानी एक ठीक ठाक सम्मानजनक जीवन की होनी चाहिए, जहां हर इंसान इज्जत से जी सके। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या सिर्फ किसी की इनकम बढ़ा देना ही गरीबी का अंत है, या फिर असली चुनौती मानव गरीबी है, जिसमें अच्छी शिक्षा, हेल्थ केयर, नौकरी की सुरक्षा और भेदभाव से आज़ादी भी शामिल है। इस पर ज़रूर सोचना। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।